हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो लास्ट लेक्चर जो है हमारा केमिस्ट्री का था और उसमें हमने जो है केमिस्ट्री को फिनिश किया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और उसको हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, और इस पर भी 2 से 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। और केमिस्ट्री सीरीज़ में फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो हम स्टार्ट किए हैं, और बायोलॉजी में जो है पूरा फुल सिलेबस तो हो ही रखा है। और इसके बाद जो है हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन को स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लिविंग वर्ल्ड को पहले फिनिश किया है जो है 1 शॉट में ही, और उसके बाद जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। तो वो लेक्चर भी आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, जो कि हमारा सेकेंड लेक्चर है, सेकेंड चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 11th का ही पोर्शन है। तो सबसे पहले इस पे जो है हमारा एनसीईआरटी जो है वो कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसकी स्ट्रक्चर के को समझने के लिए सबसे पहले कि एटम के अंदर होता क्या क्या है, अब उस स्ट्रक्चर जो है एटम का उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एटम जो होता है वो एक मतलब डिस्कवरी जो है उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उस एटम्स के अंदर क्या क्या कंटेन होगा उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो है एटम जो है उसके अंदर 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो कंस्टिट्यूएंट सबसे स्मॉलेस्ट जो है पार्टिकल होता है, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वो अनडिवाइडेबल होता है। तो इसीलिए जो है एटम, अब उस एटम जो है उसके अंदर जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल का नाम और उसका चार्ज और मास आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको वैल्यू जो है वो पुट करना रहता है। तो पार्टिकल की अगर हम बात करें तो 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उस एटम के अंदर, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि -1 चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पे प्लस चार्ज होता है, पी से प्रोटॉन, पी से प्लस चार्ज, आप याद रखेंगे, इस पे +1 चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाम से ही न्यूट्रल है, मतलब न्यूट्रॉन है, तो इस पे चार्ज होगा वो 0 होगा, ठीक है। -1, +1 और 0 चार्ज होता है। मास की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे जो मास है वो 9.11 × 10⁻31 kg होता है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, और यही वैल्यू आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इसका जो मतलब मास जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, लेकिन बस थोड़ा सा पॉइंट के बाद डिफरेंस आता है। यहाँ पे 1.673 है × 10⁻27 kg, और ग्राम में यह -20, और यहीं पे जो है ग्राम में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे -24 ग्राम हो जाता है। और 1.675 अगर न्यूट्रॉन का मास पूछा जाए तो यहाँ पे 675 अगर है तो × 10⁻27 kg, और जो है ग्राम के टर्म्स में -24 ग्राम हो जाता है। तो ये न्यूट्रॉन का क्या होता है, मास होता है। तो चार्ज और मास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 और न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। जो मास होता है वो 9.11 × 10⁻31 kg, और इन दोनों है अप्रॉक्सीमेटली हम सेम मास मान लेते हैं। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वही आपसे अगर वैल्यू पूछा जाएगा तब ऐसा लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के लिए आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इनकी डिस्कवरी किनके द्वारा हुई थी, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो जे थॉमसन के द्वारा हुआ था, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा, और जो न्यूट्रॉन है इसकी जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक के द्वारा हुई थी, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कुछ मॉडल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला मॉडल जो है वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है। मतलब एटम को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने डिस्कवरीज दी। अब डिस्कवरीज देने के लिए उन्हें जो है कोई ना कोई मॉडल या पॉस्टुलेट्स देना पड़ेगा, तो उनको जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम से रिलेटेड मॉडल जो है उसको थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं, जो कि पहला मॉडल था। तो थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल है इसको हम प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। अब इसको प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल जो है वो क्यों कहा जाता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी हमारा कहता है कि जे थॉमसन जो है 1898 में ही प्रपोज्ड दैट एक एटम जो है उसके पास, मतलब वो एक स्फेरिकल शेप का होता है जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर का होता है, ठीक है। जे थॉमसन बोले कि 1898 में उन्होंने पहली बार तो ये जो है मॉडल दिया था, और 1898 में उन्होंने कहा कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है जिसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर का होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
अब यहाँ पे वाटरमेलन जो है उसको जो है पॉजिटिव चार्ज ले लिया गया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो उसके अंदर एम्बेडेड होता है। इसलिए इसको जो वाटरमेलन या फिर प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग जो मॉडल कहा जाता है, क्योंकि वाटरमेलन का जो वो रेड वाला पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, तो वो जो पार्ट होता है वो क्या है, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर जो उसके बीज होते हैं वाटरमेलन का, वो उसका क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह उसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ऐसे बैलेंस रहता है एटम के अंदर। तो यही थॉमसन का मॉडल था। ये मॉडल जो था वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, क्योंकि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की मात्रा जो है वो बराबर है, मतलब वहां पे एक तरह से जो है न्यूट्रल टर्म्स में जो है प्रेजेंट है। इसीलिए ये मॉडल जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल जो एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब थॉमसन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि थॉमसन मॉडल जो है ये एटम को किस हिसाब से जो है डिफाइन करते हैं। तो एटम जो होता है उनके हिसाब से पॉजिटिवली चार्ज का एक स्फेयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, निगेटिवली चार्ज है, एटम क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज का स्फेयर है। यहाँ पे टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है वो बराबर है, इसीलिए एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये जो थॉमसन का मॉडल है, इसके हिसाब से ये चार बात आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। अब इनके कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल। इसके बाद हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ही पढ़ने वाले हैं। तो उनकी जो एक्सपेरिमेंट थी उसको ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इनकी लिमिटेशंस थी थॉमसन की, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम चलते हैं सेकेंड मॉडल की तरफ, दैट इज रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड की जो न्यूक्लियर मॉडल है उसमें रदरफोर्ड बॉम्बार्डेड थिन गोल्ड फॉइल विद अल्फा पार्टिकल। एक गोल्ड का जो है उन्होंने फॉइल लिया था, और उस फॉइल पे जो है उन्होंने जो है जिंक की प्लेट लगाई थी, और वहां पे अल्फा पार्टिकल जो है उसको बॉम्बार्ड किया था। उसको मतलब जो अल्फा पार्टिकल था उसको क्या किए थे, वहां पे बॉम्बार्ड किए थे। ठीक है, अब उसके हिसाब से जो रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट थी न्यूक्लियर मॉडल, उन्होंने जो गोल्ड फॉइल पे जो भी अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया था उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस आई थी, और वो ऑब्जर्वेशंस आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। जो ऑब्जर्वेशन था उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट पास कर गया, मतलब ये यहाँ पे ये जो प्लेट लगाई गई थी और यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल को डाला गया था, अल्फा पार्टिकल जो है इसको बॉम्बार्ड किया गया था, तो उसमें मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो उसके सीधे जो है वहाँ पे स्ट्रेट पास हो गई थी। कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई थी, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई थी, और कुछ जो है वेरी फ्यू वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू द लार्ज एंगल, और उसमें से बहुत ही कम ऐसे थे जो कि लार्ज एंगल से क्या होते थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे, और कुछ उसमें से डिफ्लेक्ट हुए थे। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको पता होना चाहिए, और बाकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पे कंक्लूजन ये कहता है कि इसका कि मोस्ट ऑफ द एटम का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली होता है। एटम का जो मोस्ट स्पेस होता है वो क्या होता है, खाली होता है। तो खाली होने की वजह से सारे जो ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी सेंट्रल रीजन, और ये खाली होने की वजह से क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एक छोटे से सेंट्रल रीजन के अंदर जो है एक्यूमुलेट रहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और उस रीजन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वो रीजन होता है जहाँ पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, और सारे जितने भी मास होते हैं पॉजिटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से सारा जो मास होता है एटम का वो उसके न्यूक्लियस के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। तो ये जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था इसका ये कंक्लूजन था। अब रदरफोर्ड मॉडल को ही थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इस ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन के हिसाब से जो अल्फा पार्टिकल उन्होंने जो बॉम्बार्ड किया और जो कंक्लूजन उनको मिला, इस हिसाब से रदरफोर्ड जो है उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का। न्यूक्लियर मॉडल कहता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल रेंज, जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक्यूमुलेटेड होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है। न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ हाई स्पीड इन द सर्कुलर पार्ट, जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो सराउंडेड होता है इलेक्ट्रॉन से, मतलब न्यूक्लियस जो है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको सराउंड करता है इलेक्ट्रॉन, और दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है बहुत ही हाई स्पीड से घूमते हैं एक सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कुलर पाथ को जो है वही ऑर्बिट कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं,
कैसे जुड़े रहते हैं? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब इनका भी कुछ लिमिटेशंस था, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड इमिट कंटिन्यूसली लूज एनर्जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अंदर में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक थ्योरी है जिसको कहते हैं क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है कंटिन्यूसली, जो अगर वो रिवॉल्व करता जाएगा तो वो अपना मतलब अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज कर देगा। और अपना एनर्जी लूज करने की वजह से वो इवेंचुअली वो जो इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके अराउंड मूव कर रहा है, उस न्यूक्लियस के अराउंड, वो उसके अंदर ही फॉल कर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, लूज होती जाएगी। दस रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन एटम की स्टेबिलिटी, और ऐसा करने से जो है स्टेबिलिटी मतलब एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा, और एटम स्टेबल नहीं हो पाएगा तो इसी स्टेबिलिटी को, एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये जो लिमिटेशंस है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ तक था थोड़ा बहुत जो थ्योरी वाला पार्ट था। उसके बाद जो है यहाँ से थोड़ा सा हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन और अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन जो है वो बढ़ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको समझना पड़ेगा। पहले तो एटॉमिक नंबर जो है उसको जेड से डिनोट करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कहीं पर भी अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन है और आपसे एटॉमिक नंबर के बारे में पूछ रहा है, वहाँ पे अगर जेड दे देगा तो इसका मतलब है कि वो एटॉमिक नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसके अंदर का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो उसके न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वही क्या होता है, उस एटम का, उस एलिमेंट का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे जेड जो है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास, मान लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, एक एटम है जो कि न्यूट्रल है, उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, यानी कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है। अगर प्रोटॉन बराबर, इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो वहाँ पे जेड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे कि सोडियम जो है, जैसे कि Na, उसका जेड जो है वो क्या है, वो मतलब एटॉमिक नंबर जो है उसका 11 होता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है और वो न्यूट्रल एटम है, उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ नहीं है, तो यहाँ पे प्रोटॉन जो होता है वो 11 है और उस पर इलेक्ट्रॉन भी 11 है। इस हिसाब से उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास है दैट इज मास नंबर, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कैलकुलेट करने को आता है। तो मास नंबर जो है इसमें बेसिकली इसको डिनोट करते हैं हम ए से, जो एटॉमिक नंबर है इसको जेड से डिनोट करते हैं, मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। वो सिर्फ प्रोटॉन की संख्या थी जो कि एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके जो नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, मास नंबर होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ए जो होता है यहाँ पे मास नंबर है, जेड एटॉमिक नंबर है, या फिर इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन भी डिनोट कर सकते हैं। और एन जो होता है, कैपिटल एन अगर है तो वो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कैपिटल एन क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता चल गया है, तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो वो होता है ए माइनस जेड, जहाँ पे ए क्या होता है, मास नंबर, और उसमें से अगर हम जेड यानी कि एटॉमिक नंबर को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास मास नंबर जो है वो, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आ जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है सोडियम की, अगर हम बात कर लें तो सोडियम जो है उसका जो ये होता है मास नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 23 होता है। अब अगर इसका हमें न्यूट्रॉन्स निकालना है तो सबसे पहले इसका जो है हमें ये मास नंबर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसका जो है, सॉरी, एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, दैट इज जेड होता है 11। तो सोडियम का 11 जो है वो जेड होता है, और ऊपर जो है 23 ये इसका क्या है, मास नंबर है। तो यहाँ पे अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले जो है किसी भी एलिमेंट के लिए, एक्स एलिमेंट है तो उसके लिए जेड और ए ऐसे हम लिखते हैं। किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए उसका ऊपर जेड होता है, ए होता है उसका दैट इज मास नंबर। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे जो है ए जो है हमारे पास कितना है, दैट इज 23 है, और यहाँ पे जो जेड है वो कितना है, 11 है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें निकालना है तो वो कितना होता है, ए माइनस जेड होता है, जहाँ पे ए होता है मास नंबर। तो ऊपर जो है हमारे पास क्या है, सॉरी, ए बाई जेड होता है यहाँ पे
जेड बाई ए नहीं, ए बाई जेड होता है। तो यहाँ पे 23 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो ये कितना होता है, 12 होता है। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, यानी कि वो जेड के बराबर हो जाएगी, यानी कि 11 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जैसे कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे भी आ सकता है। आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार का डिफरेंस आपको पता होना ही चाहिए। जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, हमें मतलब सेम एलिमेंट के बारे में ही हम हमेशा जब भी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आइसोटोप्स, तो यहाँ पे सेम एलिमेंट के बारे में कैलकुलेट करेंगे। और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ये आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर होगा यानी कि जेड सेम होगा और उसका ए जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो आइसोटोप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे सेम जेड हो गए और डिफरेंट ए होंगे। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उनका जो है 3 आइसोटोप्स होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसका प्रोटियम और ड्यूटेरियम जो है, हाइड्रोजन और प्रोटियम ड्यूटेरियम, तो यहाँ पे जो इनका 3 आइसोटोप्स होते हैं, ये जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका जो मास नंबर है वो भी 1 है। इसका मास नंबर 2 है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। इसका 3 होता है और इसका 1 होता है। तो यहाँ पे जो अगर हमें यहाँ पे आइसोटोप्स जो है, यहाँ पे जो है सेम एटॉमिक नंबर जो है वो हमें देखने को मिलता है और यहाँ पे मास नंबर जो है वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। दूसरा हमारे पास है दैट इज आइसोबार्स, और जो आइसोबार्स होते हैं उसमें एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर एक जैसा होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग देखने को मिलेगा, इसको हम आइसोबार्स कहते हैं। उसका जस्ट अपोजिट होता है आइसोटोप्स का। तो यहाँ पे सेम ए होता है लेकिन डिफरेंट जेड होता है। जैसे यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे ए जो होता है मास नंबर वो सेम है लेकिन यहाँ पे जेड जो है एटॉमिक नंबर वो डिफरेंट है, तो ये आइसोबार्स होते हैं। तीसरा है हमारे पास आइसोटोन्स, और ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे ए माइनस जेड की वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रॉन्स होती है। तो इसमें ए माइनस जेड की वैल्यू जो है वो अगर सेम हो लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो तो उसको हम आइसोटोन्स कहते हैं। यहाँ पे सेम एन होता है और डिफरेंट जेड होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो यहाँ से ए माइनस जेड यानी कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी, ए माइनस जेड यानी कि 14 माइनस 6, तो ये हो जाता है 8, और यहाँ पे भी 15 माइनस 7 अगर हम करेंगे तो 8 आता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाते हैं, आइसोटोन्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है लगभग क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं थ्रू द स्पेस और थ्रू द वैक्यूम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होते हैं ये स्पेस में या फिर वैक्यूम कह ले, इसमें जो है वेव के फॉर्म में जो है क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो वेवलेंथ जो है इसको हम लैम्बडा जो है, इस जो सिंबल है इसको हम कहते हैं लैम्बडा। तो ये जो लैम्बडा होता है जिसको वेवलेंथ कहते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, अगर एक वेव के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो अभी वेव की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होनी चाहिए, वेव के अंदर क्या क्या कैलकुलेट करने को आएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो वेव जो होता है इसमें इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ इन अ वेव। अब एक वेव है, मान लेते हैं ये एक वेव है और यहाँ पे एक वेव है, मान लेते हैं ये, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इसका क्रेस्ट होता है और ये इसका क्या होता है, मतलब एक वेव जो है यहाँ पे ये पूरा, इसमें ये इसका ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये क्रेस्ट होता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, ट्रफ होता है। तो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो सक्सेसिव डिस्टेंस होता है उसको ही हम वेवलेंथ कहते हैं। वेव की जो लेंथ होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। सिंपल वर्ड में अगर हम समझेंगे तो वेव की लेंथ, यानी कि ये जो एक वेव है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का एक वेव जो है, इनके बीच में 2 क्रेस्ट, यहाँ पे एक क्रेस्ट है, ये जो उभाड़ वाला पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है पहाड़ की तरह, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस यहाँ पे और दोनों ट्रफ के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास है दैट इज फ्रीक्वेंसी, और जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको स्मॉल v से भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम f से भी लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बेसिकली जो है पर सेकेंड जो नंबर ऑफ वेव्स जो पास करते हैं एक पॉइंट से, मतलब मान लेते हैं कि एक ये पॉइंट है और यहाँ से कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है पर सेकेंड पास हो रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, या फिर इसको जो सेकेंड इनवर्स भी इसको हम लिखते हैं, 1/2 या सेकेंड इनवर्स भी इसको
लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास वेलोसिटी, जिसको हम c से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को अगर हम v से लिख देंगे और वेलोसिटी को भी v से लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी को हम c से लिखते हैं। और ये जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल होता है c बराबर f लैम्डा या c बराबर v लैम्डा। अगर हम c बराबर f लैम्डा से ही लेके चलते हैं इसको, तो c बराबर f लैम्डा में यहाँ पे लैम्डा वेवलेंथ है और यहाँ पे f क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों, ये जो रिलेशन है ये आपको पता होना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जब भी रेडिएशंस होते हैं वैक्यूम में, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमेशा जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे जब भी वैक्यूम की बात की जाएगी। इसके बाद जो है कुछ रिलेशंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ होते हैं वो एक दूसरे के जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अपोजिट होते हैं। अगर जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो यहाँ पे वेवलेंथ उसकी कम आ जाती है। जैसे यहाँ पे अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम। तो इस हिसाब से जो है होता है हायर द फ्रीक्वेंसी शॉर्टर द वेवलेंथ। वही चीजें यहाँ पे कह रही है, क्योंकि ये दोनों जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एफ और वी जो है इसको 1/t भी लिखते हैं, इसलिए इसका जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का वो जो होता है वो हर्स्ट होता है या फिर सेकेंड इनवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है ऊपर चला जाएगा सेकेंड में, तो ये 1/t जो होता है इसी का रिलेशन होता है। इसके बाद हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है ये वो रेंज होता है सारे टाइप का ईएम रेडिएशंस का, विच इज ऑर्डर्ड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अरेंज रहते हैं एक ऑर्डर में, और वहाँ पे यहाँ पे सारे तरह के जितने भी टाइप के ईएम रेडिएशंस होते हैं उनकी रेंज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो ऑर्डर अभी मैं आपको बताऊंगी ये लॉन्ग वेवलेंथ से शॉर्ट वेवलेंथ का ये ऑर्डर है, और ये ऑर्डर एग्जैक्ट आप ऐसे ही याद रखेंगे, क्योंकि जो है बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, मतलब वेवलेंथ का ऑर्डर या फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ऑर्डर एग्जैक्टली आप ऐसे याद रखेंगे जैसे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होता है वो रेडियो वेव्स का होता है, उससे कम होता है माइक्रोवेव्स का, फिर इंफ्रारेड का, विजिबल का, फिर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज को, फिर एक्स रेज का और गामा रेज का। और अगर शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ आपको जाना है तो गामा रे, फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इस हिसाब से जो है आप वेवलेंथ को कम से कम आप याद रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इसका जो है यहाँ पे वेवलेंथ काफी ज्यादा है, यानी कि रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, काफी हाई है। ठीक है, अब ये जो वेवलेंथ होते हैं हमें पता है कि वेवलेंथ घटेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैविंग द गामा रेज, हमें पता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी हो जाएगी, गामा रेज की हो जाएगी, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। और एनर्जी के फॉर्मूला से E बराबर होता है एच न्यू। एच न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है बेसिकली, या HF भी लिख सकते हैं उसको, और ये जो V टर्म है इसको हम न्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो H होता है इसको कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू होता है वो 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम F भी लिख सकते हैं। और हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो CY लैम्डा होता है। ठीक है, उसके बाद जितनी ज्यादा हायर वेवलेंथ होगी उतनी कम जो है वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब जो ये है यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी और उतना ही कम उसका वेवलेंथ होगा। यानी कि दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों बढ़ेगी एक साथ, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हायर वेवलेंथ होगा, लेसर फ्रीक्वेंसी होगा और उसका एनर्जी भी कम हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद जो विजिबल रीजन मैंने आपको बताया है, विजिबल, उसकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है वो 400 से 750 नैनोमीटर की होती है। ये रेंज आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे ही रेनबो जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। विबिग्योर जो होता है उसमें जो रेनबो की 7 कलर्स होती हैं, उसमें जो कलर होती हैं वो वही विजिबल रेंज के अंदर आती है, 400 से 750 नैनोमीटर में। और यहाँ पे जो है विबिग्योर होता है VIBGYOR, और जहाँ से विबिग्योर से V से लेके अगर हम R तक जाते हैं, यानी कि वॉयलेट से लेके अगर हम रेड तक जाते हैं, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और यहाँ से यहाँ वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो यानी कि रेड की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को। जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग जो है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी जो होता है वो एमिट होता है, ये एब्जॉर्ब होता है डिसकंटिन्यूअसली। मतलब जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब भी होगी और एमिट भी होगी, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, क्योंकि ये जो होता है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होते हैं एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एक क्वांटम जो है इसको हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम का मतलब ही फोटोन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी जो होती है, एक फोटोन की अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो वो हमें पता है कि E बराबर एच न्यू होता है, क्योंकि न्यू जो होता है वो C बाय लैम्डा होता है, इसीलिए इस न्यू की वैल्यू पे, या इसको हम F भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, तो E बराबर एच न्यू अगर है और न्यू की वैल्यू C बाय लैम्डा है, तो यहाँ पे E बराबर एच और न्यू की जगह C बाय लैम्डा हम बिठा सकते हैं, जहाँ पे H की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट होता है ये, और ये इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो डायरेक्ट 6.6 हम बैठा सकते हैं, 26 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। यहाँ पे जो E है वो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये रिलेशन आपको पता होना ही चाहिए, अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, एक मेटल की सरफेस पे जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है सुटेबल फ्रीक्वेंसी का वो पड़ती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होती है। एक मेटल की सरफेस से जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी का पड़ती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एमिट होती है, और इसी एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे कि पहली वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन होती है ये वो मिनिमम एनर्जी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब जो है हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी दिए हैं, लेकिन वो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको, उस इलेक्ट्रॉन को उस मेटल सरफेस से निकालने के लिए, उस चीज को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। जिस वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो एच न्यू नॉट होती है, और यहाँ पे जो न्यू नॉट होती है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो न्यू बराबर एच न्यू नॉट होता है, और एच की वैल्यू आपको पता ही है, ये प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है। और यहाँ पे जो न्यू नॉट है ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यू बराबर फाई बराबर इसकी जो ये जो वैल्यू है, ये वर्क फंक्शन, इसको हम फाई कहते हैं, और फाई बराबर होता है एच न्यू नॉट। अब यहाँ तक के रिलेशन के बाद आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से जो एच न्यू होता है, मतलब मिनिमम एनर्जी जो हम दे रहे हैं, वो एच न्यू नॉट यानी कि वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होता है। अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना है मेटल सरफेस से, तो उसके लिए जो एनर्जी होती है वो एच न्यू नॉट, यानी कि उस पर कितना हम वर्क कर रहे हैं, वो मतलब इंसिडेंट एनर्जी जो होता है, जिसको हम एच न्यू लिखते हैं, वो इंसिडेंट एनर्जी जो है वो होता है थ्रेशोल्ड, मतलब वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर। कितना उस पर हम वर्क कर रहे हैं वो, और कितनी उसको एनर्जी दे रहे हैं वो, ये दोनों जो होता है मिला करके जो है वो इंसिडेंट एनर्जी होता है। तो यहाँ पे जो है एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू ई वी नॉट भी हम लिख सकते हैं, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है इसकी वैल्यू होती है एच न्यू। इसको अगर हम इस साइड लाएंगे तो यहाँ पे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट होता है, जहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो एच इंटू, यहाँ से अगर जो है कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट होता है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो ई वी नॉट के बराबर होती है। ये मैंने अभी आपको बताया है। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पे ई वी नॉट भी पुट कर सकते हैं, जहाँ पे वी नॉट क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इससे ये पता चलती है कि जब भी हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वहां से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बट डज नॉट इंक्रीज देयर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी बढ़ जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो आपके नीट में आते हैं, तो वो आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और यहाँ पे एंड अप करेंगे आज के लेक्चर को। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है इसमें एमिशन और
और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जिसको हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले इतना हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, व्हेन एटम एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी दे प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा। जब एटम एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है एनर्जी, तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा का, स्पेक्ट्रम का क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में है और नीट में पूछा भी जाता है, इसके बारे में अगर हमें समझना है तो सबसे पहले इसमें आपको सीरीज, रीजन और इसका एनर्जी लेवल आपको पता होना चाहिए। जो सीरीज है इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में 5 तरह की सीरीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला है लाइमन सीरीज, दूसरा है बाल्मर सीरीज, तीसरा है पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और फंड सीरीज। ये 5 सीरीज का नाम आपको एकदम जुबान पे होना ही चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। अब इनका रीजन जो है, इसका स्पेक्ट्रम का, ये आपको पता होना चाहिए। जो लाइमन सीरीज होता है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में जो है लाई करता है, बाल्मर सीरीज जो है विजिबल में, और बाकी 3 जो होते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इंफ्रारेड रीजन में जो है वो लाई करते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रा वायलेट यूवी में और दूसरा विजिबल में, इसके बाद तीनों इंफ्रारेड में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसका जो एनर्जी लेवल होता है उसमें N1 जो होता है वो उसका 1 होता है, मतलब कहीं से भी जो है वो एनर्जी आएगी और वो रीजन जो है वो N1 = 1 में ही इसकी लाइमन की लाई करेगी। और N2 बराबर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। N1 बराबर इसका 2 होगा और यहाँ पे वही रिस्पेक्टिवली 3, 4, 5 होगा। फिर N1 बराबर इसका 3 होता है और इसका 4, 5, 6 होगा। आगे मैं और अच्छे से इसको डिटेल में बताने वाली हूँ। फिलहाल आप इसका इतना याद रखिए कि कहीं से भी जो है एमिशन जो है वो होगी और उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन्स होती है वो जो है N1 बराबर अगर 4 है तो वो ब्रैकेट सीरीज जो है उसको उसमें लाई करती है। N1 बराबर अगर 5 है तो वो फंड सीरीज को लाई करेगी और N2 बराबर रिस्पेक्टिवली 6, 7, 8 ऐसे इस हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती रहती है आगे। और यहाँ पे आके जो है हम आज के लेक्चर को इंड अप करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई है। आपको नोट्स जो है वो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद जो है बायोलॉजी सीरीज हमारा कंटिन्यू है, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को किए हैं। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया है, सेकंड लेक्चर को हम उसमें कंटिन्यू करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही है। इसके पहले कि अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए बायोलॉजी के तो आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।